इससे पहले कि हम कोड को हाथ भी लगाएं, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बात करते हैं कि हम असल में यहां कर क्या रहे हैं। जब हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या ईडीए कहते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ कुछ ग्राफ बनाना नहीं होता। ईडीए किसी भी मॉडल को बनाने से पहले डेटा सेट को गहराई से स्ट्रक्चरल, स्टैटिस्टिकल और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझने की एक प्रक्रिया है। ये कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देता है। हमारे पास किस तरह का डेटा है, इसमें कितनी रोज और कॉलम्स हैं, वेरिएबल्स के टाइप्स क्या हैं, क्या इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, क्या कोई डुप्लीकेट्स या गलतियां हैं, हमारा टारगेट वेरिएबल कैसा दिख रहा है, क्या डेटा में आउटलायर्स हैं, क्या वेरिएबल्स के बीच कोई संबंध है। असल में ईडीए का मतलब है डेटा के प्रति एक इंट्यूशन विकसित करना। इससे पहले कि मशीन डेटा से सीख सके, हमें उसे समझना होगा। अगर हम डेटा के स्ट्रक्चर को नहीं समझते, तो हम जो भी मॉडल बनाएंगे वो एक तरह से अंधा होगा। ईडीए को एक डायग्नोस्टिक फेज की तरह समझें। यह वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले टेस्ट करवाता है। आप मरीज की जांच किए बिना उसे दवाई नहीं देंगे। ठीक वैसे ही डेटा सेट की जांच किए बिना आपको प्रिडिक्टिव मॉडल नहीं बनाना चाहिए। एक मुकम्मल ईडीए में आमतौर पर ये चीजें शामिल होती हैं। एक, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रोज, कॉलम्स और डेटा टाइप्स की गिनती। दो, डेटा क्वालिटी चेक्स, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स और गलत कैटेगरीज की जांच। तीन, यूनिवेरिएट एनालिसिस, हर वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी और फैलाव। चार, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, वेरिएबल्स के बीच संबंध, सहसंबंध और ग्रुप्स की तुलना। इसका लक्ष्य सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, इसका असली लक्ष्य है समझ। अब बात करते हैं फीचर इंजीनियरिंग की। फीचर इंजीनियरिंग कच्चे डेटा को ऐसे सार्थक इनपुट्स में बदलने की प्रक्रिया है जिसे मशीन लर्निंग मॉडल प्रभावी ढंग से समझ सके और इस्तेमाल कर सके। मॉडल्स टेक्स्ट नहीं समझते, वे तारीखें नहीं समझते, वे कैटेगरीज नहीं समझते, वे सिर्फ नंबर समझते हैं। रॉ डेटा शायद ही कभी मॉडल के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए, एक डेट कॉलम काम का लग सकता है, लेकिन जब तक हम साल, महीना या सीजन अलग नहीं करते, वो सिर्फ एक स्ट्रिंग है। एक पोस्ट कोड में लोकेशन की जानकारी हो सकती है, लेकिन जब तक हम इसे सही ढंग से एनकोड नहीं करते, इसे रिग्रेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हजारों श्रेणियों वाला एक वेरिएबल मॉडल को उलझा सकता है। फीचर इंजीनियरिंग रॉ डेटा और गणितीय प्रतिनिधित्व के बीच के अंतर को पाटता है। व्यवहार में फीचर इंजीनियरिंग में शामिल हैं वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करना, जैसे स्क्यूड डेटा को लॉग ट्रांसफॉर्म करना, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एनकोड करना, पुराने वेरिएबल्स से नए वेरिएबल्स बनाना, जानकारी को एग्रीगेट करना, डेटा लीकेज को रोकना। यह काम जितना एनालिटिकल है, उतना ही क्रिएटिव भी। इसके लिए डोमेन की समझ और यह जानना जरूरी है कि मॉडल्स कैसे व्यवहार करते हैं। ईडीए ही फीचर इंजीनियरिंग का आधार है। अगर ईडीए से पता चलता है कि डेटा स्क्यूड है, तो हम लॉग ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। अगर ईडीए से सीजनैलिटी का पता चलता है, तो हम साइक्लिकल फीचर्स बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ईडीए हमें बताता है कि डेटा कैसा दिखता है। फीचर इंजीनियरिंग उसे इस्तेमाल के लायक आकार देती है। कुल मिलाकर ईडीए और फीचर इंजीनियरिंग किसी भी गंभीर मशीन लर्निंग वर्कफ्लो की नींव हैं। बिना सही अन्वेषण के आप डेटा को गलत समझने का जोखिम उठाते हैं। आप मॉडल में बायस ला सकते हैं। आप ऐसे मॉडल बना सकते हैं जो प्रोडक्शन में फेल हो जाएं। और बिना सही फीचर इंजीनियरिंग के सबसे एडवांस मॉडल भी खराब प्रदर्शन करेगा। अगले भाग में हम सीधे डेटा सेट को देखेंगे। हम इसके स्ट्रक्चर की जांच करेंगे, कितनी रोज, कितनी कॉलम्स, किस तरह के वेरिएबल्स। और आगे बढ़ने से पहले हम हर कॉलम को क्लासिफाई करेंगे।
क्योंकि स्ट्रक्चर को समझना ही कुछ भरोसेमंद बनाने की दिशा में पहला कदम है। अब जब हम समझ चुके हैं कि ईडीए और फीचर इंजीनियरिंग क्या है, तो हमारा पहला प्रैक्टिकल स्टेप है डेटा सेट के स्ट्रक्चर को समझना, ताकि हमें ठीक ठीक पता हो कि हम किस चीज पर काम कर रहे हैं। चलिए अब गूगल कोलैब नोटबुक पर चलते हैं। हम 2015 से 2024 तक के असली यूके हाउसिंग डेटा पर काम करेंगे। इस डेटा सेट में पूरे यूनाइटेड किंगडम यूके की घर की कीमतों की ट्रांजैक्शन लेवल जानकारी शामिल है। और हम जिस डेटा सेट का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है यूके हाउस प्राइसेस 2015 से 2024, जिसे कैगल पर स्वारूप सुदुला गंती ने पब्लिश किया है। ये असली दुनिया का डेटा, रियल वर्ल्ड डेटा है। ये पहले से क्लीन, प्री क्लीन्ड या सरल, सिंप्लीफाइड नहीं किया गया है। सबसे पहले इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। हम जरूरी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे। सीबॉर्न स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन के लिए, साइकिट लर्न प्री प्रोसेसिंग और मॉडलिंग के लिए। साथ ही हम उन सभी चीजों को इंपोर्ट करेंगे जिनकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। डेटा मैनिपुलेशन के लिए नमपाई और पैंडास, ग्राफ्स और प्लॉटिंग के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, फीचर स्केलिंग के लिए स्टैंडर्ड स्केलर, रेगुलराइज्ड रिग्रेशन के लिए रिज। हम साफ आउटपुट के लिए प्लॉटिंग और डिस्प्ले सेटिंग्स को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। चलिए अब इस कोड ब्लॉक को रन करते हैं। जब आपको स्क्रीन पर सेटअप कंप्लीट लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइए कि आपका एनवायरनमेंट अब तैयार है। अगला कदम, डेटा सेट को कैगल से मैनुअल रूप से डाउनलोड और अपलोड करने के बजाय हम इसे प्रोग्रामेटिक रूप से करेंगे। एक असली प्रोडक्शन नोटबुक को इसी तरह काम करना चाहिए। हम सीधे डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए कैगल हब का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि कैगल डेटासेट्स में कई फाइलें हो सकती हैं, इसलिए हम डाउनलोड की गई डायरेक्टरी के अंदर CSV फाइलों को प्रोग्रामेटिक रूप से सर्च करेंगे। और अंत में चलिए डेटा का प्रीव्यू देखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि यह सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। शुरुआत करते हैं इसके साइज से। इस डेटा सेट में 90,000 रोज और 11 कॉलम हैं। यहां हर रो एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को दर्शाती है और हर कॉलम उस ट्रांजैक्शन की एक खास खूबी को। यानी हम हाउसिंग सेल्स के 90,000 व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशंस पर काम कर रहे हैं। यह डेटा इतना बड़ा है कि हम इसमें से सार्थक स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स निकाल सकें, लेकिन इतना छोटा भी है कि हम इसे बारीकी से देख सकें। चलिए इसकी पहली कुछ रोज देखते हैं। हमें तुरंत ये कॉलम्स दिखाई देते हैं: प्राइस, डेट, पोस्ट कोड, प्रॉपर्टी अंडरस्कोर टाइप, न्यू अंडरस्कोर बिल्ड, फ्री होल्ड, स्ट्रीट वगैरह। एक नजर में ये हमें कुछ जरूरी बातें बताता है। हमारे ज्यादातर वेरिएबल्स लोकेशन और प्रॉपर्टी की खूबियों के बारे में है। सिर्फ एक कॉलम, प्राइस, पूरी तरह से न्यूमेरिकल है। ये बात आगे के प्रोसेस के लिए काफी अहम है। अब इनके डेटा टाइप्स को चेक करते हैं। यह स्टेप बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वेरिएबल का टाइप ही तय करता है कि हम उसका एनालिसिस और एनकोडिंग कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस एक इंटीजर के रूप में सेव है। बाकी सभी कॉलम्स फिलहाल ऑब्जेक्ट टाइप्स के रूप में हैं। ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब आमतौर पर टेक्स्ट या कैटेगोरिकल डेटा होता है। हम कैटेगोरिकल डेटा पर जल्द ही विस्तार से बात करेंगे। एक और चीज पर गौर कीजिए, हर कॉलम में 90,000 नॉन निल वैल्यूज हैं। पहली नजर में लगता है कि डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह है कि यहां कोई स्पष्ट NaNS नहीं है। यह हमें यह नहीं बताता कि क्या टेक्स्ट के रूप में कोई छिपी हुई मिसिंग वैल्यूज मौजूद हैं। इसे हम क्लीनिंग के दौरान देखेंगे। अब जब हम स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो चलिए इन वेरिएबल्स को वर्गीकृत क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, प्राइस। यह एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल है जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन वैल्यू को दर्शाता है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि यह एक रेंज के भीतर कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे 2 लाख पाउंड, 2,50,000 पाउंड
या 2,50,000 1 पाउंड। बाकी बचे 10 कॉलम्स कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। ये माप के बजाय लेबल्स या ग्रुप्स को दर्शाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी टाइप, न्यू बिल्ड, फ्री होल्ड। ये प्रॉपर्टी की विशेषताओं को बताते हैं। लोकेशन वेरिएबल्स, पोस्ट कोड, स्ट्रीट, लोकेलिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, काउंटी, ये भौगोलिक जानकारी देते हैं। टेम्पोरल वेरिएबल्स, डेट, हालांकि ये अभी टेक्स्ट की तरह सेव है, लेकिन ये समय को दर्शाता है। एक बार सही से पार्स होने के बाद ये फीचर्स बनाने का एक पावरफुल जरिया बन जाता है। अब देखते हैं कि हर कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। इसे कार्डिनैलिटी कहा जाता है। कार्डिनैलिटी मायने रखती है क्योंकि लो कार्डिनैलिटी वेरिएबल्स को एनकोड करना आसान होता है। हाई कार्डिनैलिटी वेरिएबल्स को अगर सही से हैंडल न किया जाए तो वे हजारों फीचर्स में बदल सकते हैं, जो मॉडल को उलझा सकता है। यह हमारी फीचर इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी को काफी प्रभावित करेगा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इस डेटा सेट का सार यह है: 90,000 ऑब्जर्वेशंस, 11 कॉलम्स, एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल, 10 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी बात समझनी होगी। डेटा में हर वेरिएबल के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता। डेटा साइंस में हम किसी वेरिएबल को कैसे एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं या इनकोड करते हैं, यह पूरी तरह से उसके टाइप पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर वेरिएबल्स दो मुख्य श्रेणियों में आते हैं। एक, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। दो, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स मापने योग्य मात्राओं को दर्शाते हैं। ये वे न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं जिनका गणितीय अर्थ होता है। आप इनके साथ क्या कर सकते हैं? इनका एवरेज निकाल सकते हैं, इनका वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके बीच का अंतर माप सकते हैं और इन पर गणितीय बदलाव लागू कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स मात्राओं के बजाय ग्रुप्स या लेबल्स को दर्शाते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के विपरीत इनका कोई अंकगणितीय मतलब नहीं होता और मॉडलिंग से पहले इन्हें इनकोडिंग की जरूरत होती है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक, नॉमिनल, दो, ऑर्डिनल, तीन और बाइनरी। चलिए हर एक को समझते हैं। नॉमिनल वेरिएबल्स। नॉमिनल वेरिएबल्स वे कैटेगरीज हैं जिनमें कोई स्वाभाविक क्रम नहीं होता। उदाहरण के लिए टाउन या काउंटी। इन कैटेगरीज के बीच कोई रैंकिंग नहीं होती। गणित के हिसाब से लंदन मैनचेस्टर से बड़ा नहीं है। ये सिर्फ लेबल्स हैं। हमारे हाउसिंग डेटा सेट में टाउन, डिस्ट्रिक्ट, काउंटी, पोस्ट कोड, स्ट्रीट और प्रॉपर्टी टाइप नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल्स। ऑर्डिनल वेरिएबल्स वे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं जिनमें एक सार्थक क्रम होता है, जैसे कि लो, मीडियम, हाई या ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। यहां रैंकिंग होती है, लेकिन कैटेगरीज के बीच की दूरी बराबर हो यह जरूरी नहीं है। हमारे डेटा सेट में कोई मजबूत ऑर्डिनल वेरिएबल नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी अंडरस्कोर टाइप कीमत के हिसाब से क्रम में लग सकता है, लेकिन वह क्रम स्टैटिस्टिकल है, स्वाभाविक नहीं। बाइनरी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का एक विशेष मामला है। इनमें ठीक दो संभावित कैटेगरीज होती हैं, जैसे yes/no, true/false या 0/1। तकनीकी रूप से बाइनरी वेरिएबल्स नॉमिनल ही होते हैं, लेकिन इन्हें इनकोड करना बहुत आसान होता है। हमारे डेटा सेट में new_build और freehold बाइनरी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। संक्षेप में कहें तो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को स्केलिंग या लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है। हाई कार्डिनैलिटी नॉमिनल वेरिएबल्स के लिए एडवांस इनकोडिंग चाहिए होती है। बाइनरी वेरिएबल्स को सरलता से इनकोड किया जा सकता है और ऑर्डिनल वेरिएबल्स के लिए वन हॉट इनकोडिंग के बजाय ऑर्डिनल इनकोडिंग बेहतर हो सकती है। अगर हम अपनी नोटबुक को देखें, हमारे पास सिर्फ एक क्वांटिटेटिव कॉलम है, प्राइस। हमारे पास दो बाइनरी कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, new_build और freehold, और बाकी सभी कॉलम्स
नॉमिनल कैटेगोरिकल हैं, जैसे प्रॉपर्टी अंडरस्कोर टाइप, पोस्ट कोड, स्ट्रीट आदि। अब जब हम डेटा सेट के स्ट्रक्चर और वेरिएबल्स के टाइप्स को समझ चुके हैं, तो हमारा अगला जरूरी कदम है डेटा क्वालिटी को वैलिडेट करना। डेटा क्वालिटी असेसमेंट का मतलब है उन समस्याओं की पहचान करना जो हमारे एनालिसिस या मॉडलिंग को बिगाड़ सकती हैं। इनमें शामिल हैं मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग और कैटेगरी इनकंसिस्टेंसीज। चलिए एक एक करके इन्हें सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं। हम बिना कुछ बदले डेटा सेट की जांच से शुरुआत करते हैं। डेटा सेट दिखाता है 90,000 रोज, 11 कॉलम्स और हर कॉलम में 90,000 नॉन नल वैल्यूज। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, लेकिन यह सिर्फ हमें यह बताता है कि यहां कोई स्पष्ट NaN एंट्रीज नहीं है। यह इस बात की गारंटी नहीं है कि इसमें कोई हिडन मिसिंग वैल्यूज नहीं है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। असल दुनिया के डेटा सेट्स में मिसिंग वैल्यूज अक्सर छिपी हुई होती हैं। नैन के बजाय वे इस तरह दिख सकती हैं: एम्प्टी स्ट्रिंग्स, अननोन, n/a या नन। इसलिए सिर्फ इन्फो समरी पर भरोसा करने के बजाय हम जानबूझकर संदिग्ध टोकन्स को खोजते हैं। यहां हम कई ऑब्जेक्ट कॉलम्स की जांच करते हैं और उनकी सबसे आम वैल्यूज को देखते हैं। हम ऐसे प्लेस होल्डर्स को चेक कर रहे हैं जो असल में लापता जानकारी को दर्शाते हैं। इसके बाद हम रिप्लेसमेंट लागू करते हैं। इन संभावित मिसिंग टोकन्स को असली नैन वैल्यूज में बदलने के बाद हम फिर से जांच करते हैं। इस डेटा सेट में हम देखते हैं कि मिसिंग वैल्यूज अभी भी न के बराबर हैं। इससे स्ट्रक्चरल पूर्णता की पुष्टि होती है। यह वैलिडेशन स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही कुछ न बदला हो, लेकिन हमने डेटा की शुद्धता को मानने के बजाय उसे सत्यापित किया है। अगला, हम फॉर्मेटिंग की कमियों को चेक करते हैं। कैटेगोरिकल डेटा में एक बहुत ही आम समस्या है लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस। ये इंसानी आंखों को एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। हम व्हाइट स्पेस हटाने से पहले और बाद में यूनिक काउंट्स की तुलना करते हैं। अगर यूनिक कैटेगरीज की संख्या कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि फॉर्मेटिंग की वजह से छिपे हुए डुप्लीकेट्स मौजूद थे। हमारे डेटा सेट में स्ट्रिपिंग के बाद हमें हल्का सुधार दिखता है। यह स्टेप कैटेगरीज की बनावटी संख्या को कम करता है। अब हम लो कार्डिनैलिटी वेरिएबल्स को देखते हैं, जैसे प्रॉपर्टी अंडरस्कोर टाइप, न्यू बिल्ड और फ्री होल्ड। कभी कभी कैटेगरीज सिर्फ छोटे बड़े अक्षरों की वजह से अलग दिखती हैं। उदाहरण के लिए डिटैच्ड बनाम डिटैच्ड, इन्हें अलग ग्रुप माना जाएगा। इन कैटेगरीज को अपर केस में बदलने और स्पेस को सही करने के बाद हम इन विसंगतियों को खत्म कर देते हैं। अब बारी है डुप्लीकेट रोज चेक करने की। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पैटर्न्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकते हैं। अगर एक ही ट्रांजैक्शन 2 बार आता है, तो मॉडल में उसका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। हमें 43 डुप्लीकेट रोज मिली। 90,000 के मुकाबले यह संख्या छोटी है, लेकिन फिर भी इन्हें हटाना जरूरी है। डुप्लीकेट्स हटाने के बाद हम पुष्टि करते हैं कि अब डेटा सेट में 98,957 यूनिक ट्रांजैक्शंस हैं। इस सिस्टमैटिक जांच के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, कोई बड़ी मिसिंग वैल्यूज नहीं है। 43 डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटा दिए गए हैं। कैटेगरी नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया गया है। व्हाइट स्पेस की गलतियां सुधार ली गई हैं। अब हमारा डेटा सेट स्ट्रक्चर के हिसाब से एकदम सही है और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। अब जब डेटा सेट क्लीन और वैलिडेट हो चुका है, तो चलिए अपने टारगेट वेरिएबल यानी प्राइस को एक्सप्लोर करते हैं। कोई भी प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा टारगेट कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर हम टारगेट को ही गलत समझ लेंगे तो हम पूरी प्रॉब्लम को गलत समझेंगे। शुरुआत करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। हमारे पास है काउंट 89,957 ऑब्जर्वेशन, मीन प्राइस लगभग 323,892 पाउंड, मीडियन प्राइस लगभग 244,995 पाउंड, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.28 मिलियन पाउंड से ज्यादा, मिनिमम प्राइस 100 पाउंड, मैक्सिमम प्राइस 300 मिलियन पाउंड। अब एक बहुत जरूरी चीज पर गौर कीजिए, मीन मीडियन से काफी ज्यादा है। जब मीन मीडियन से बड़े मार्जिन से ज्यादा होता है, तो यह राइट स्क्यूनेस की तरफ इशारा करता है।
इसका मतलब है कि डेटा में कुछ ऐसी एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज हैं जो औसत को ऊपर खींच रही हैं। गौर करें, मैक्सिमम वैल्यू 300 मिलियन पाउंड है, जो मीडियन से कई गुना ज्यादा है। यह साफ बताता है कि डेटा सेट में एक्सट्रीम आउटलायर्स मौजूद हैं। चलिए सबसे ऊंचे और सबसे नीचे के ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। हमें ऊपरी छोर पर मल्टी मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज दिखती हैं। ये शायद लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। वहीं निचले छोर पर हमें बहुत छोटी वैल्यूज दिखती हैं, जैसे कि 100 पाउंड। ये स्पेशल केसेस हो सकते हैं, शायद कोई लैंड ट्रांसफर या कोई असामान्य ट्रांजैक्शन। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन को विजुलाइज करते हैं। यहां हम साफ देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन भारी रूप से राइट स्क्यूड है। ज्यादातर प्रॉपर्टीज कम कीमत वाली रेंज में क्लस्टर हैं और एक लंबी पूंछ बहुत हाई वैल्यूज की तरफ जा रही है। हाउसिंग मार्केट्स में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आम है। प्रॉपर्टी की कीमतें अक्सर लॉग नॉर्मल जैसा पैटर्न फॉलो करती हैं। अब बॉक्स प्लॉट देखते हैं। यहां पॉइंट्स का एक घना क्लस्टर दिख रहा है, जहां कई वैल्यूज ऊपरी विस्कर से बहुत आगे तक जा रही हैं। IQR की परिभाषा के हिसाब से ये स्टैटिस्टिकल आउटलायर्स हैं। हमने इस तरीके से 5070 ऐसी ऑब्जर्वेशन पहचानी हैं जो इन सीमाओं से बाहर हैं। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की एक बड़ी संख्या है। ये वैध ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन ये लीनियर मॉडल्स को काफी प्रभावित करेंगे, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन एक्सट्रीम वैल्यूज के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। आउटलायर्स को हटाने के बजाय हमारे पास एक विकल्प है, विंसोराइजेशन। ये एक्सट्रीम वैल्यूज को फर्स्ट और 99 परसेंटाइल पर कैप कर देता है। देखिए कैसे एक्सट्रीम टेल का असर कम हो जाता है। विंसोराइजेशन बिना डेटा डिलीट किए एक्सट्रीम वैल्यूज के इंपैक्ट को कम कर देता है। अब हम प्राइस पर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लागू करते हैं। अब ओरिजिनल हिस्टोग्राम की तुलना लॉग ट्रांसफॉर्म्ड हिस्टोग्राम से करें। डिस्ट्रीब्यूशन अब बहुत अधिक सिमेट्रिक हो गया है। एक्सट्रीम टेल दब गई है और डेंसिटी समान रूप से फैल गई है। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन तब बहुत काम आता है जब 1. डेटा राइट स्क्यूड हो, 2. वैल्यू बढ़ने के साथ वेरिएंस बढ़ रहा हो, 3. मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट्स हावी हों। हाउसिंग मार्केट में कीमतों का अंतर अक्सर योगात्मक होने के बजाय गुणक होता है। 2 लाख पाउंड के घर के लिए 50,000 पाउंड का अंतर बहुत बड़ी बात है, लेकिन 2 मिलियन पाउंड के घर के लिए यह मामूली है। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। तो इस एक्सप्लोरेशन से हमने क्या सीखा? प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन भारी रूप से राइट स्क्यूड है। इसमें एक्सट्रीम आउटलायर्स मौजूद हैं जो मीन को प्रभावित करते हैं। यहां मीन के मुकाबले मीडियन ज्यादा सटीक प्रतिनिधि है और लॉग ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन को स्थिर बनाता है। ये इनसाइट सीधे हमारी मॉडलिंग स्ट्रैटेजी को प्रभावित करती हैं। हम रॉ प्राइस के बजाय लॉग प्राइस को मॉडल करेंगे और यही आज का सबसे बड़ा मॉडलिंग निर्णय है। हमने टारगेट वेरिएबल को तो अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए हाउसिंग डेटा के सबसे शक्तिशाली आयामों में से एक की ओर बढ़ते हैं। वो है समय। प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा विकसित होता है। कीमतें साल दर साल बदलती हैं। इनमें सीजनैलिटी होती है और आर्थिक चक्र ट्रांजैक्शंस को प्रभावित करते हैं। लेकिन अभी हमारा डेट कॉलम सिर्फ एक टेक्स्ट है और जब तक यह एक स्ट्रिंग है, हम इसमें से कोई भी सार्थक समय संबंधी जानकारी नहीं निकाल सकते। एक स्ट्रिंग डेट मॉडलिंग के लिए उपयोगी नहीं होती। अब हम इस डेट कॉलम को एक सही डेट टाइम फॉर्मेट में बदलते हैं। इससे हमें ये चीजें करने में मदद मिलेगी: ईयर निकालना, मंथ निकालना, क्वार्टर निकालना, डे ऑफ वीक निकालना, डेटा को समय के अनुसार सॉर्ट करना और समय के अंतर को कैलकुलेट करना। कन्वर्जन के बाद इसका डेटा टाइप बदलकर डेट टाइम हो जाता है। अब इस कॉलम में एक टेम्पोरल स्ट्रक्चर है। पास्ट डेट से हम ये फीचर्स निकालते हैं: ईयर, मंथ, क्वार्टर, डे ऑफ वीक और इज वीकेंड। ईयर साल हमें मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। मंथ महीने से हम सीजनैलिटी को कैप्चर कर सकते हैं
क्वार्टर, यह महीनों को बड़े आर्थिक खंडों में बांटता है, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स को समझना आसान होता है। डे ऑफ वीक, यह ट्रांजैक्शन की टाइमिंग के सूक्ष्म पैटर्न्स को पकड़ता है। हालांकि यह कीमत को सीधे प्रभावित नहीं करता, पर यह एक स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट जोड़ता है। वीकेंड फ्लैग, यह डे ऑफ वीक को एक बाइनरी फीचर में बदल देता है। बाइनरी फीचर्स सरल और मॉडल फ्रेंडली होते हैं। हम एक लीनियर ट्रेंड वेरिएबल भी बनाते हैं, years since 2015। साल को एक कैटेगरी मानने के बजाय हम इसे एक निरंतर समय प्रगति के रूप में मॉडल करते हैं। इससे लीनियर मॉडल्स को लॉन्ग टर्म उतार चढ़ाव वाले ट्रेंड्स को पकड़ने में आसानी होती है। महीने और हफ्ते के दिन साइक्लिकल वेरिएबल्स होते हैं। दिसंबर और जनवरी असल में पड़ोसी हैं। रविवार और सोमवार भी पड़ोसी हैं। लेकिन अगर हम महीने को 1 से 12 तक एनकोड करते हैं तो मॉडल को लगता है कि दिसंबर और जनवरी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यह गलत है। इसका समाधान है साइन एंड कोसाइन एनकोडिंग। इस साइक्लिकल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए हम महीने को साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके एनकोड करते हैं। यह महीनों को एक सर्कल पर मैप कर देता है। कल्पना कीजिए कि महीने एक घड़ी की तरह गोल व्यवस्थित हैं। साइन और कोसाइन उस सर्कल पर उनकी स्थिति को दर्शाते हैं। अब फीचर स्पेस में दिसंबर और जनवरी एक दूसरे के करीब हैं। हम यही लॉजिक हफ्ते के दिनों पर भी लागू करते हैं। यह साइक्लिकल डेटा के लिए एक एडवांस लेकिन बहुत प्रभावी तकनीक है। अब हमारे पास ये सभी टाइम बेस्ड फीचर्स तैयार हैं। ये फीचर्स कच्चे टाइम स्टैम्प्स को स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं, जिन्हें मॉडल्स आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए डेटा को हर महीने के हिसाब से एग्रीगेट करते हैं और काउंट, मीन प्राइस और मीडियन प्राइस कैलकुलेट करते हैं। इससे हम लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड्स को विजुअलाइज कर पाएंगे। यहां हम समय के साथ मंथली मीडियन हाउस प्राइस देख सकते हैं। हमें एक स्पष्ट ऊपर की ओर जाता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है। उतार चढ़ाव तो हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बढ़ता हुआ है। मीडियन आउटलायर्स के प्रति रोबस्ट होता है, इसलिए यह एक सामान्य प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को सही ढंग से दर्शाता है। अब मंथली मीन प्राइस को देखिए। गौर करें कि कैसे मीन कभी कभी मीडियन के मुकाबले बहुत तेजी से ऊपर जाता है। यह बताता है कि उस दौरान लग्जरी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस औसत को प्रभावित कर रहे थे। जब मीन मीडियन से बहुत अलग हो जाता है तो यह उस समय में होने वाले बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की ओर इशारा करता है। इस टाइम बेस्ड एक्सप्लोरेशन से हमने सीखा: 1. हाउसिंग मार्केट में एक मजबूत अपवर्ड ट्रेंड है। 2. मीन मीडियन के मुकाबले ज्यादा अस्थिर है। 3. सीजनैलिटी के सबूत मौजूद हैं। 4. समय कीमत का एक बहुत शक्तिशाली प्रेडिक्टर हो सकता है। इसीलिए इन टाइम बेस्ड फीचर्स को हमारे मॉडलिंग पाइपलाइन में शामिल किया जाना चाहिए। हमने सफलतापूर्वक एक साधारण टेक्स्ट कॉलम को एक स्ट्रक्चर्ड टेम्पोरल फीचर सेट में बदल दिया है। हमने टारगेट वेरिएबल का विश्लेषण कर लिया है और टाइम फीचर्स भी तैयार कर लिए हैं। अब हम यह देखेंगे कि अलग अलग कैटेगोरिकल ग्रुप्स में प्राइस का व्यवहार कैसा है। हाउसिंग डेटा में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स अक्सर बहुत मजबूत प्रिडिक्टिव सिग्नल देते हैं। प्रॉपर्टी का टाइप, ओनरशिप स्टेटस और लोकेशन जैसी कैटेगरीज ट्रांजैक्शन वैल्यू को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हर कैटेगरी में कितने ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। प्रॉपर्टी टाइप के लिए हमें ये कैटेगरीज मिलती हैं: डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड, टेरेस्ड फ्लैट, अदर। कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी को समझना जरूरी है। अगर किसी कैटेगरी में बहुत कम ऑब्जर्वेशन है तो उसके स्टैटिस्टिकल अनुमान अस्थिर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू बिल्ड के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, यस और नो। यह एक बाइनरी कैटेगोरिकल वेरिएबल है। इसके बाद फ्री होल्ड के लिए भी हमारे पास है यस और नो। यह एक और बाइनरी वेरिएबल है। ये बाइनरी वेरिएबल्स सरल जरूर दिखते हैं, लेकिन अक्सर इनमें बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक जानकारी छिपी होती है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी टाइप के हिसाब से कीमत कैसे बदलती है।
डिटैच्ड प्रॉपर्टीज की मीडियन कीमत सबसे ज्यादा है। सेमी डिटैच्ड प्रॉपर्टीज डिटैच्ड से नीचे आती हैं। टेरेस्ड प्रॉपर्टीज की कीमत और भी कम होती है। फ्लैट्स आमतौर पर निचले छोर पर क्लस्टर होते हैं। यह एक सहज पदानुक्रम की पुष्टि करता है। प्रॉपर्टी टाइप कीमत को मजबूती से प्रभावित करता है। एक महत्वपूर्ण बारीक बात, बॉक्स प्लॉट हमें हर कैटेगरी के भीतर कीमतों का बड़ा फैलाव और एक्सट्रीम आउटलायर्स भी दिखाता है। यह हर कैटेगरी के अंदर मौजूद प्राइस वेरिएबिलिटी को दर्शाता है। अब हम यही विश्लेषण लॉग ट्रांसफॉर्म्ड प्राइस का उपयोग करके दोहराते हैं। ध्यान दें कि अब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कॉम्पैक्ट दिख रहे हैं। एक्सट्रीम स्क्यूनेस कम हो गई है और कैटेगरीज के बीच का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। लॉग स्केल हमें पूर्ण अंतर के बजाय आनुपातिक अंतर की तुलना करने में मदद करता है, जिससे अक्सर बेहतर मॉडलिंग स्टेबिलिटी मिलती है। अब हम यह चेक करते हैं कि क्या न्यू बिल्ड्स प्रॉपर्टीज के लिए ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। हम देख सकते हैं कि पुरानी प्रॉपर्टीज के मुकाबले नई बनी प्रॉपर्टीज की मीडियन कीमत आमतौर पर ज्यादा होती है। यह एक संभावित न्यू बिल्ड प्रीमियम की ओर इशारा करता है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि यह अंतर लोकेशन या प्रॉपर्टी टाइप की वजह से भी हो सकता है। यह सिर्फ एक यूनिवेरिएट एनालिसिस है। इसमें हमने दूसरे वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया है। अब बात करते हैं ओनरशिप स्ट्रक्चर की। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की मीडियन कीमत लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के मुकाबले ज्यादा दिखाई देती है। यह आर्थिक रूप से समझ में आता है। फ्री होल्ड ओनरशिप में आपको प्रॉपर्टी के पूर्ण अधिकार मिलते हैं, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा होती है। लेकिन फिर वही बात, यह सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, कॉजल इन्फरेंस नहीं। इस कैटेगोरिकल एनालिसिस से हमने ये निष्कर्ष निकाले। 1. प्रॉपर्टी टाइप कीमत को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। 2. डिटैच्ड प्रॉपर्टीज की मीडियन कीमत सबसे ज्यादा होती है। 3. न्यू बिल्ड्स की कीमतें अक्सर ज्यादा होती हैं। 4. फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज लीज होल्ड के मुकाबले ज्यादा कीमती लगती हैं। साफ है कि इन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में मजबूत प्रिडिक्टिव सिग्नल है। यह आगे चलकर सही तरीके से एनकोडिंग करने के महत्व को साबित करता है। अब तक हमने एनालाइज किया है टारगेट वेरिएबल, टेम्पोरल ट्रेंड्स और प्रॉपर्टी की खूबियां। अब हम उस फैक्टर की ओर मुड़ते हैं जो हाउसिंग डेटा में शायद सबसे महत्वपूर्ण है, लोकेशन। रियल एस्टेट में लोकेशन ही अक्सर कीमत को तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन एक समस्या है, हमारे डेटा सेट में अभी फुल पोस्ट कोड्स हैं और फुल पोस्ट कोड बहुत ही ज्यादा ग्रैनुलर होते हैं। चलिए ओरिजिनल पोस्ट कोड कॉलम को देखते हैं। हर पोस्ट कोड में बहुत ही स्पेसिफिक भौगोलिक जानकारी होती है। यूके में एक फुल पोस्ट कोड एड्रेस के एक छोटे से ग्रुप को या कभी कभी तो सिर्फ एक सिंगल बिल्डिंग को दर्शाता है। डायरेक्ट मॉडलिंग के लिए यह लेवल बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। अगर हम फुल पोस्ट कोड को वन हॉट एनकोड करते हैं तो हमारे पास हजारों यूनिक फीचर्स बन जाएंगे। उससे क्या होगा? डायमेंशनैलिटी बढ़ जाएगी, स्पार्सिटी बढ़ जाएगी, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी और ओवरफिटिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम पोस्ट कोड फॉर्मेटिंग को स्टैंडर्डाइज करते हैं। 1. इसे अपर केस में बदलते हैं। 2. और फालतू व्हाइट स्पेस हटाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा पार्सिंग के दौरान कोई गलती ना हो। बिना स्टैंडर्डाइजेशन के पार्सिंग रूल्स फेल हो सकते हैं या गलत कैटेगरीज बना सकते हैं। अब हम पोस्ट कोड एरिया निकालते हैं। पोस्ट कोड एरिया पहले एक या दो लेटर्स को कहते हैं, जैसे SW, B, M या LS। पोस्ट कोड एरिया एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। यह सिटी लेवल या रीजनल जानकारी को कैप्चर करता है। इससे कार्डिनैलिटी नाटकीय रूप से कम हो जाती है, जबकि लोकेशन का मैक्रो सिग्नल सुरक्षित रहता है। इसके बाद हम पोस्ट कोड डिस्ट्रिक्ट निकालते हैं। इसमें एरिया के साथ एक या दो अंक भी शामिल होते हैं, जैसे SW1, B15 या LS10। डिस्ट्रिक्ट एरिया के मुकाबले ज्यादा बारीक है,
लेकिन फुल पोस्ट कोड के मुकाबले काफी कम। यह नेबरहुड लेवल की जानकारी को कैप्चर करता है। अब तुलना करके देखते हैं। 1, ओरिजिनल पोस्ट कोड। 2, निकाला गया पोस्ट कोड एरिया। 3, निकाला गया पोस्ट कोड डिस्ट्रिक्ट। गौर कीजिए कि कैसे हमने एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रिंग को स्ट्रक्चर्ड ज्योग्राफिक फीचर्स में तोड़ दिया है। अब हजारों यूनिक पोस्ट कोड के बजाय हमारे पास हैं मैनेज करने लायक गिनती के पोस्ट कोड एरियाज और एक सीमित संख्या में पोस्ट कोड डिस्ट्रिक्ट्स। इससे मॉडलिंग करना मुमकिन हो जाता है। अगर सही से हैंडल ना किया जाए तो हाई कार्डिनैलिटी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स खतरनाक हो सकते हैं। फुल पोस्ट कोड को वन हॉट एनकोडिंग करने से हजारों कॉलम्स बन जाते, जिससे मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को याद करने लगता और उसकी जनरलाइजेशन पावर कम हो जाती। एरिया और डिस्ट्रिक्ट निकालकर हम डायमेंशनैलिटी को कंट्रोल में रखते हुए महत्वपूर्ण ज्योग्राफिक सिग्नल्स को बचा लेते हैं। फीचर इंजीनियरिंग इसी का नाम है और इसीलिए यह जरूरी है। अब हमारे पास लोकेशन की कई लेयर्स हैं: काउंटी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, पोस्ट कोड एरिया, पोस्ट कोड डिस्ट्रिक्ट। ये लेयर्स हमें हायरार्किकल लोकेशन इफेक्ट्स को कैप्चर करने की सुविधा देती हैं। आगे चलकर हम इन लेयर्स को साधारण वन हॉट एनकोडिंग के बजाय फ्रीक्वेंसी और टारगेट एनकोडिंग का इस्तेमाल करके सावधानी से एनकोड करेंगे। हमने डेटा क्लीन कर लिया है, फीचर्स तैयार कर लिए हैं और भौगोलिक संरचना भी निकाल ली है। अब हम मॉडलिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी मॉडल बनाने से पहले हमें यह तय करना होगा कि डेटा को स्प्लिट कैसे किया जाए। और यह फैसला बहुत ही क्रिटिकल है। मशीन लर्निंग में एक बहुत ही सामान्य तरीका है डेटा को रैंडमली 2 हिस्सों में बांटना: सी ट्रेनिंग, 20% टेस्टिंग। यह तरीका कई समस्याओं के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन टाइम बेस्ड डेटा के लिए यह एक गंभीर समस्या पैदा कर सकता है: फ्यूचर लीकेज। तो सवाल है, लीकेज क्या है? डेटा लीकेज तब होता है जब भविष्य की जानकारी ट्रेनिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। हाउसिंग मार्केट्स में कीमतें समय के साथ बदलती हैं। अगर हम 2024 का डेटा ट्रेनिंग सेट में मिला देते हैं और 2022 के डेटा पर मॉडल को टेस्ट करते हैं, तो हम मॉडल को भविष्य से सीखने की अनुमति दे रहे हैं। इससे नतीजे दिखावटी तौर पर बहुत अच्छे आते हैं। लीकेज वाला मॉडल टेस्टिंग में तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन असली दुनिया की भविष्यवाणी में फेल हो सकता है। इसलिए पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि डेटा सेट डेट के हिसाब से सॉर्ट किया गया हो। टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग के लिए कालानुक्रमिक क्रम जरूरी है। अब हम डेटा की टेम्पोरल संरचना का सम्मान कर रहे हैं। अगला कदम है एक कट ऑफ ईयर तय करना। हमारे मामले में ट्रेनिंग डेटा 2015 से 2022 तक, टेस्ट डेटा 2023 से 2024 तक। यह एक वास्तविक परिदृश्य को सिमुलेट करता है। हम मॉडल को पुराने डेटा पर ट्रेन करते हैं और भविष्य के डेटा पर उसे टेस्ट करते हैं। अब हम 2 डेटा फ्रेम बनाते हैं: एक, ट्रेन 2022 या उससे पहले के सालों के लिए; 2, टेस्ट 2022 के बाद के सालों के लिए। चलिए इसे वैलिडेट करते हैं। ट्रेनिंग डेटा 2015 से 2022 तक फैला है। टेस्ट डेटा 2023 और 2024 का है। हम यह भी देख सकते हैं कि ट्रेनिंग में 81,467 रोज हैं, टेस्टिंग में 8,490 रोज हैं। ज्यादातर डेटा सीखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सबसे हालिया सालों को मूल्यांकन के लिए अलग रखा गया है। इस तरह के स्प्लिट को प्रोडक्शन सेफ कहा जाता है, क्योंकि यह ठीक वैसा ही है जैसे असली दुनिया में मॉडल्स तैनात किए जाते हैं। हकीकत में हम बीते हुए कल पर ट्रेन करते हैं। हम आने वाले कल की भविष्यवाणी करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमारे पास भविष्य की जानकारी कभी नहीं होती। यही कारण दिशा को सुरक्षित रखता है। जब हम हाई कोऑर्डिनैलिटी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं, तो कई कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुछ ही बार आती हैं। सवाल है
कि ये रेयर कैटेगरीज समस्या क्यों है। जब कोई कैटेगरी बहुत कम बार आती है तो वह कई मुश्किलें पैदा करती है। स्टैटिस्टिकल इंस्टेबिलिटी, सांख्यिकीय अस्थिरता, ओवरफिटिंग का जोखिम, अविश्वसनीय, टारगेट इनकोडिंग और स्पार्स फीचर एक्सपेंशन, कॉलम्स का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई खास गली पूरे डेटा में सिर्फ 2 बार आती है तो उस पर आधारित कोई भी एन्कोडिंग बहुत ही सीमित जानकारी पर टिकी होगी। ऐसा सिग्नल भरोसेमंद नहीं होता। सबसे पहले हम अपने हाई कॉर्डिनैलिटी वेरिएबल्स में यूनिक कैटेगरीज की संख्या की जांच करते हैं, और ध्यान रहे, सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट का इस्तेमाल करके। हमें यह कैलकुलेशन सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर ही करना चाहिए। ग्रुपिंग लॉजिक तय करने के लिए हम कभी भी टेस्ट डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। ग्रुपिंग से पहले हमें बहुत ज्यादा यूनिक काउंट्स मिलते हैं, खासकर इन कॉलम्स में स्ट्रीट, पोस्ट कोड अंडरस्कोर डिस्ट्रिक्ट और टाउन। ये नंबर्स डेटा की अत्यधिक बारीकी की पुष्टि करते हैं। अब हम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड तय करते हैं। हमारे मामले में जो कैटेगरीज 50 से कम बार आई हैं उन्हें हम एक ही कैटेगरी में डाल देंगे, जिसका नाम होगा अदर। यह थ्रेशोल्ड एक तरह का अनुमानित नियम है। इसका मकसद उन कैटेगरीज को हटाना है जो सांख्यिकीय रूप से विश्वसनीय पैटर्न नहीं देती। जो कैटेगरीज बार बार आती हैं वे अपनी अलग पहचान बनाए रखती हैं। जो रेयर हैं उन्हें एक साथ मिला दिया जाता है। हम यह ग्रुपिंग इन पर लागू करते हैं: टाउन, डिस्ट्रिक्ट, काउंटी, स्ट्रीट, पोस्ट कोड एरिया और पोस्ट कोड डिस्ट्रिक्ट। रेयर कैटेगरीज की पहचान ट्रेनिंग डेटा से की जाती है और फिर वही ग्रुपिंग नियम टेस्ट डेटा पर भी लागू किया जाता है। इससे ट्रेनिंग में टेस्ट डेटा की जानकारी लीक हुए बिना कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ग्रुपिंग के बाद हम देखते हैं कि यूनिक कैटेगरीज की संख्या काफी कम हो गई है। अब डायमेंशनैलिटी बहुत ही मैनेज करने लायक है। यह स्टेप भौगोलिक सिग्नल को बचाते हुए स्पार्सिटी को नाटकीय रूप से कम कर देता है। दुर्लभ कैटेगरीज को ग्रुप करने से नॉइज कम होता है, ओवरफिटिंग कम होती है, स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी बढ़ती है और इनकोडिंग ज्यादा स्थिर हो जाती है। खासकर टारगेट इनकोडिंग के लिए छोटा सैंपल साइज बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूज पैदा कर सकता है। ग्रुपिंग उस अस्थिरता को रोकती है। अगला कदम इन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशंस में बदलना है। हम जो पहली एन्कोडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी एन्कोडिंग। फ्रीक्वेंसी एन्कोडिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी एन्कोडिंग हर कैटेगरी को उस संख्या से बदल देती है जितनी बार वह ट्रेनिंग डेटा में आई है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खास शहर टाउन डेटा में 2000 बार आया है तो उस शहर से जुड़ी हर रो को 2000 की वैल्यू मिल जाएगी। यानी खुद कैटेगरी को दर्शाने के बजाय हम यह दर्शाते हैं कि वह कैटेगरी कितनी कॉमन है। फ्रीक्वेंसी अक्सर महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल जानकारी को कैप्चर करती है। हाउसिंग डेटा में लोकप्रिय शहरों में ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं। बड़े जिलों का व्यवहार छोटे जिलों से अलग हो सकता है। फ्रीक्वेंसी एन्कोडिंग परोक्ष रूप से इन चीजों को कैप्चर करती है। मार्केट एक्टिविटी का लेवल डेंसिटी और क्षेत्रीय महत्व। यह हाई कार्डिनैलिटी कैटेगरीज को एक सिंगल न्यूमेरिकल कॉलम में समेट देती है, जो कंप्यूटेशनल रूप से बहुत कुशल है। एन्कोडिंग से पहले इन कॉलम्स में सिर्फ स्ट्रिंग्स हैं: टाउन, डिस्ट्रिक्ट, काउंटी, स्ट्रीट, पोस्ट कोड एरिया और पोस्ट कोड ड्रेस। इन स्ट्रिंग्स का सीधे रिग्रेशन मॉडल्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमें इन्हें संख्यात्मक रूप में बदलना ही होगा। हम सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट पर वैल्यू काउंट्स कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें एक मैपिंग मिलती है, कैटेगरी टू काउंट। यही मैपिंग फिर ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा दोनों पर लागू की जाती है। टेस्ट डेटा का फ्रीक्वेंसी मैपिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह बस वही फ्रीक्वेंसी वैल्यूज लेता है जो ट्रेनिंग डेटा से सीखी गई हैं। फ्रीक्वेंसी एन्कोडिंग लागू करने के बाद अब हमारे पास नए कॉलम्स हैं: टाउन अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी, काउंटी अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी वगैरह। अब हर रो में एक नंबर है जो यह बताता है कि उसकी कैटेगरी पुराने डेटा में कितनी आम थी। एक बड़ी फ्रीक्वेंसी वैल्यू का मतलब है एक ज्यादा आम कैटेगरी,
एक सघन मार्केट रीजन और संभवतः ज्यादा स्थिर प्राइसिंग पैटर्न्स। वहीं एक छोटी फ्रीक्वेंसी वैल्यू का मतलब है एक दुर्लभ कैटेगरी, कम ट्रांजैक्शन डेटा और संभावित रूप से उच्च परिवर्तनशीलता। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग: एक, कंप्यूटेशनल रूप से बहुत कुशल है। दो, हाई कार्डिनैलिटी वेरिएबल्स को अच्छे से हैंडल करती है। तीन, डायमेंशनैलिटी को बढ़ने नहीं देती। चार, डेंसिटी की जानकारी को कैप्चर करती है। हालांकि फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग सीधे तौर पर प्राइस बिहेवियर को कैप्चर नहीं करती। यह सिर्फ यह बताती है कि कोई कैटेगरी कितनी आम है। यह हमें यह नहीं बताती कि कोई शहर महंगा है या सस्ता, सिर्फ यह कि वह कितनी बार देखा गया है। कीमत के व्यवहार को समझने के लिए हमें एक ज्यादा शक्तिशाली एनकोडिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अब हम एक और भी शक्तिशाली तकनीक की ओर बढ़ते हैं, टारगेट एनकोडिंग। यह तरीका सीधे टारगेट वेरिएबल की जानकारी को कैटेगोरिकल फीचर्स में शामिल कर देता है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से लागू करना पड़ता है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो यह गंभीर डेटा लीकेज पैदा कर सकता है। टारगेट एनकोडिंग हर कैटेगरी को उस कैटेगरी के लिए टारगेट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू से बदल देती है। हमारे मामले में हर शहर, जिले या पोस्ट कोड एरिया के लिए हम ट्रेनिंग डेटा में औसत लॉग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। यानी लंदन को एक स्ट्रिंग के रूप में दर्शाने के बजाय हम इसे लंदन में देखे गए टिपिकल लॉग प्राइस के रूप में दर्शाते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली है। टारगेट एनकोडिंग सीधे प्राइस बिहेवियर को कैप्चर करती है। यह मॉडल को बताती है कि इस शहर में कीमतें ज्यादा होती हैं, इस जिले में कीमतें कम होती हैं। यह फीचर के अंदर ही डोमेन नॉलेज को समाहित कर देती है। हाउसिंग मार्केट में लोकेशन कीमत का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। टारगेट एनकोडिंग हमें इसे कुशलता से पकड़ने में मदद करती है। खतरा तब पैदा होता है जब हम पूरे डेटासेट का उपयोग करके औसत निकालते हैं। अगर हम ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा दोनों का इस्तेमाल करके हर शहर का मीन लॉग प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो हम भविष्य की जानकारी मॉडल में लीक कर देंगे। इससे मॉडल को हर कैटेगरी की औसत भविष्य की कीमत का पता चल जाएगा। यह परफॉर्मेंस को बनावटी रूप से बढ़ा देगा। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एक, ग्लोबल मीन। दो, मीन एंड काउंट, हर कैटेगरी का औसत और उसकी गिनती। ये आंकड़े विशेष रूप से केवल ऐतिहासिक डेटा से लिए जाते हैं। फिर हम एक मैपिंग बनाते हैं, कैटेगरी टू स्मूथ्ड एवरेज लॉग प्राइस। अगर कोई कैटेगरी बहुत कम बार आती है तो उसकी औसत कीमत अस्थिर हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शहर सिर्फ 2 बार आता है और वे दोनों ट्रांजैक्शन लग्जरी घरों के थे तो उसकी औसत कीमत बनावटी रूप से बहुत ज्यादा दिखेगी। इससे मॉडल गुमराह हो सकता है। इसका समाधान स्मूथिंग, अस्थिरता को कम करने के लिए हम स्मूथिंग का उपयोग करते हैं। हम 2 चीजों को मिलाते हैं, एक, उस कैटेगरी का मीन। दो, ग्लोबल मीन, और इसे इस आधार पर वेटेज देते हैं कि उस कैटेगरी में कितने ऑब्जर्वेशन हैं। जिस कैटेगरी में ज्यादा डेटा है वो अपने खुद के मीन पर निर्भर करती है। जिस कैटेगरी में कम डेटा है उसे ग्लोबल एवरेज की तरफ खींच लिया जाता है। यह छोटे सैंपल्स की वजह से आने वाली एक्सट्रीम वैल्यूज को रोकता है। अब हम इस स्मूथ मैपिंग को ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा पर लागू करते हैं। टेस्ट डेटा अपने खुद के मीन्स कैलकुलेट नहीं करता, वो सिर्फ वही मैपिंग लेता है जो ट्रेनिंग डेटा से सीखी गई है। अगर टेस्ट डेटा में ऐसी कैटेगरी आती है जो ट्रेनिंग में कभी नहीं देखी गई तो वो डिफॉल्ट रूप से ग्लोबल मीन पर सेट हो जाती है। इससे स्थिरता सुनिश्चित होती है। अब हमारे पास नए कॉलम्स हैं जैसे काउंटी अंडरस्कोर टीई, डिस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टीई, टाउन अंडरस्कोर टीई वगैरह। ये फीचर सीधे तौर पर उस टिपिकल लॉग अंडरस्कोर प्राइस को दर्शाते हैं जो हर भौगोलिक कैटेगरी से जुड़ी है। इस स्टेप के बाद, एक, हमने हाई कोऑर्डिनैलिटी लोकेशन वेरिएबल्स को कम कर दिया है। दो, हमने फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग के जरिए डेंसिटी को कैप्चर कर लिया है। तीन, हमने टारगेट एनकोडिंग के जरिए प्राइस बिहेवियर को कैप्चर कर लिया है।
4, और हमने लीकेज को भी रोक दिया है। अब तक हमने डेटा को क्लीन कर लिया है, टेम्पोरल फीचर्स तैयार कर लिए हैं, हाई कार्डिनैलिटी वेरिएबल्स को कम कर दिया है, फ्रीक्वेंसी और टारगेट एनकोडिंग लागू कर दी है। अगला कदम है इन सबको एक फाइनल मॉडलिंग टेबल में जोड़ना। यही वह मोड है जहां हमारी फीचर इंजीनियरिंग खत्म होती है और मॉडलिंग की तैयारी शुरू होती है। सबसे पहले हम उन न्यूमेरिक फीचर्स को चुनते हैं जिन्हें हम मॉडल में शामिल करना चाहते हैं। टाइम बेस्ड फीचर्स, ईयर, क्वार्टर, इज अंडरस्कोर वीकेंड, years underscore since underscore 2015, month underscore sin, month underscore cos वगैरह। फ्रीक्वेंसी एनकोडेड फीचर्स और टारगेट एनकोडेड फीचर्स, ये सभी अब पूरी तरह से न्यूमेरिक कॉलम्स हैं और मॉडलिंग के लिए तैयार हैं। ध्यान दें कि यहां हमने ओरिजिनल रॉ कैटेगोरिकल कॉलम्स को शामिल नहीं किया है, सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशंस का ही इस्तेमाल किया गया है। अगला हम लो कार्डिनैलिटी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की पहचान करते हैं। प्रॉपर्टी अंडरस्कोर टाइप, न्यू अंडरस्कोर बिल्ड और फ्री होल्ड। इन वेरिएबल्स में बहुत कम यूनिक वैल्यूज हैं, इसलिए हम बिना डायमेंशनैलिटी बढ़ाए इन पर सुरक्षित रूप से वन हॉट एनकोडिंग लागू कर सकते हैं। फाइनल टेबल बनाने से पहले हम चुनी हुई कॉलम्स का एक छोटा सा प्रीव्यू देखते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हम सही फीचर्स को कंबाइन कर रहे हैं। सब कुछ न्यूमेरिकली स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट लग रहा है। अब हम प्रॉपर्टी अंडरस्कोर टाइप, न्यू, बिल्ड और फ्री होल्ड पर वन हॉट एनकोडिंग लागू करते हैं। वन हॉट एनकोडिंग बाइनरी इंडिकेटर कॉलम्स बनाती है। उदाहरण के लिए प्रॉपर्टी टाइप डिटैच्ड या प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट। हर रो में उसकी संबंधित कैटेगरी वाले कॉलम में 1 होगा और बाकी में 0। इससे मॉडल हर कैटेगरी को स्वतंत्र रूप से देख पाता है, बिना किसी बनावटी क्रम के। वन हॉट एनकोडिंग के बाद हम ट्रेनिंग और टेस्ट सेट्स के बीच कैटेगोरिकल फीचर्स को अलाइन करते हैं। कभी कभी कोई कैटेगरी ट्रेनिंग में होती है पर टेस्ट में नहीं, या इसके विपरीत। अलाइनमेंट यह सुनिश्चित करता है कि दोनों डेटा सेट्स का कॉलम स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा हो। टेस्ट डेटा में जो कैटेगरी मौजूद नहीं है उसे 0 से भर दिया जाता है। अब हम इन सब को एक साथ जोड़ देते हैं। 1 न्यूमेरिक इंजीनियर फीचर्स, 2 और वन हॉट एनकोडेड कैटेगोरिकल फीचर्स। इससे हमें मिलते हैं एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट। इस स्टेज पर हर फीचर न्यूमेरिक है। मॉडल अब इस मैट्रिक्स को सीधे प्रोसेस कर सकता है। हमारा टारगेट वेरिएबल लॉग प्राइस है। हम असाइन करते हैं y ट्रेन बराबर ट्रेनिंग लॉग प्राइस टाइम्स y टेस्ट इक्वल्स टेस्ट लॉग प्राइस। हम बेहतर स्थिरता और कम स्क्यूनेस के लिए लॉग ट्रांसफॉर्म प्राइस को मॉडल कर रहे हैं। अंत में हम फीचर टेबल्स के शेप की जांच करते हैं। हम देखते हैं एक्स ट्रेन 81,467 रोज 88 फीचर्स, एक्स टेस्ट 8,490 रोज 88 फीचर्स। अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स दोनों के फीचर डायमेंशंस बिल्कुल एक जैसे हैं। यह पुष्टि करता है कि हमारा फाइनल डेटा कंस्ट्रक्शन सही ढंग से पूरा हो गया है। मॉडल को ट्रेन करने से पहले हम एक आखिरी एनालिटिकल स्टेप लेंगे, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अब तक हमने वेरिएबल्स को अलग अलग आइसोलेशन में देखा है। अब हम ये देखेंगे कि वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। खास तौर पर हम कोरिलेशन, सहसंबंध की जांच करेंगे। यह हीट मैप हमारे सभी इंजीनियर फीचर्स और टारगेट वेरिएबल के बीच के आपसी कोरिलेशन को दिखाता है। कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है। 1 का मतलब है मजबूत सकारात्मक संबंध, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। -1 का मतलब है मजबूत नकारात्मक संबंध, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। 0 का मतलब है कोई लीनियर संबंध नहीं। यहां गौर करें कि भौगोलिक फीचर्स की टारगेट एनकोडिंग का लॉग अंडरस्कोर प्राइस के साथ मजबूत पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है। समय आधारित फीचर्स जैसे ईयर या ईयर सिंस 2015 भी पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग्स का संबंध थोड़ा कमजोर या मिला जुला हो सकता है।
यह इस बात की पुष्टि करता है कि लोकेशन और समय कीमत को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारक ड्राइवर्स हैं। चलिए अब सिर्फ लॉग अंडरस्कोर प्राइस के साथ कोरिलेशन को अलग करके देखते हैं। यहां हम साफ देख सकते हैं कि किन फीचर्स का टारगेट के साथ सबसे मजबूत लीनियर रिश्ता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि टारगेट एनकोडिंग फीचर्स सबसे मजबूत प्रेडिक्टर्स में से हैं। साल दर साल के फीचर्स ऊपर की ओर जाता ट्रेंड दिखा रहे हैं और कुछ वन हॉट एनकोडेड प्रॉपर्टी टाइप्स भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। लेकिन कोरिलेशन एनालिसिस सिर्फ टारगेट के साथ रिश्तों के बारे में नहीं है, यह मल्टी कोलिनियरिटी का भी खुलासा करता है, यानी वे फीचर्स जो आपस में ही बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हैं। गौर कीजिए, टाउन अंडरस्कोर टीई, डिस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टीई और पोस्ट कोड अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर टीई आपस में कोरिलेटेड हो सकते हैं। ईयर और ईयर्स अंडरस्कोर सिंस अंडरस्कोर 2015 तो पूरी तरह से कोरिलेटेड हैं। ये आपसी रिश्ते डेटा में रिडंडेंसी पैदा करते हैं और यही वजह है कि हमने रिज रिग्रेशन को चुना है। रिज रिग्रेशन बड़े कोएफिशिएंट्स पर पेनल्टी लगाता है। जब फीचर्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं तो साधारण लीनियर रिग्रेशन के नतीजे अस्थिर हो सकते हैं। रिज रिग्रेशन कोरिलेटेड फीचर्स के बीच वेट को बराबर और सुचारू रूप से बांट देता है। अगर हम किसी ट्री बेस्ड मॉडल जैसे रैंडम फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते तो मल्टी कोलिनैरिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीनियर मॉडल्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी है। इस एनालिसिस से हमने सीखा: 1. लोकेशन आधारित टारगेट एनकोडिंग में बहुत मजबूत सिग्नल है। 2. समय का ट्रेंड महत्वपूर्ण है। 3. कुछ इंजीनियर फीचर्स आपस में दोहराव पैदा कर रहे हैं। 4. और इसीलिए रेगुलराइजेशन का इस्तेमाल करना सही फैसला है। शुरुआत में लिए गए हमारे फीचर इंजीनियरिंग के सभी फैसलों की पुष्टि इस कोरिलेशन स्ट्रक्चर से हो जाती है। हमने डेटा क्लीन कर लिया है, फीचर्स तैयार कर लिए हैं और एक प्रोडक्शन सेफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी बना लिया है। अब आखिरकार हम मॉडल ट्रेन करेंगे। लेकिन मॉडल फिट करने से पहले हमें एक आखिरी प्री प्रोसेसिंग स्टेप पूरा करना होगा: फीचर स्केलिंग। हमारी फीचर मैट्रिक्स में ऐसे वेरिएबल्स हैं जो बहुत अलग अलग स्केल्स पर हैं। उदाहरण के लिए, फ्रीक्वेंसी काउंट्स हजारों में हो सकते हैं। टारगेट एनकोडिंग की वैल्यूज छोटे डेसिमल्स में हैं। साइन और कोसाइन फीचर्स -1 और 1 के बीच हैं। लीनियर मॉडल्स स्केल के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर फीचर्स को स्केल नहीं किया गया तो जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज बड़ी हैं वे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पर हावी हो सकते हैं। अब हम स्टैंडर्ड स्केलर लागू करते हैं। यह हर फीचर को इस तरह बदल देता है कि मीन बराबर 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 1। स्केलर को सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर फिट किया जाता है। टेस्ट डेटा को उन्हीं पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यह इंफॉर्मेशन लीकेज को रोकता है। हम रिज रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि L2 रेगुलराइजेशन के साथ एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। रिज रिग्रेशन बड़े कोएफिशिएंट्स पर पेनल्टी लगाता है। यह ओवरफिटिंग को रोकने में मदद करता है, खासकर तब जब फीचर्स आपस में कोरिलेटेड हों। हमारे डेटा सेट में कई इंजीनियर फीचर्स आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे टाउन अंडरस्कोर टीई, डिस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टीई और पोस्ट कोड अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर टीई। रेगुलराइजेशन इन कोएफिशिएंट्स को स्थिर करने में मदद करता है। अब हम स्केल ट्रेनिंग फीचर्स का उपयोग करके रिज रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडल इंजीनियर फीचर्स और लॉग पाइस के बीच एक लीनियर रिश्ता सीखता है। अगला स्टेप है टेस्ट डेटा सेट पर प्रेडिक्शंस जनरेट करना। याद रहे, यह डेटा उन भविष्य के सालों को दर्शाता है जिनका इस्तेमाल ट्रेनिंग के दौरान नहीं किया गया था। यह एक वास्तविक मूल्यांकन परिदृश्य है। हम ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। 1 MAE, 2 RMSE दिए लॉग स्पेस में है, पूर्ण पाउंड के अंतर के बजाय आनुपातिक अंतर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, लॉग स्पेस में 0.3 का एरर
लगभग 30 से 35% के रिलेटिव अंतर के बराबर होता है। लॉग एरर गणितीय रूप से तो सुविधाजनक है, लेकिन स्टेक होल्डर्स के लिए इसे समझना मुश्किल हो सकता है। नतीजों को व्यावहारिक रूप में समझने के लिए हम प्रेडिक्शंस को वापस पाउंड्स में बदलते हैं। हम इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लागू करते हैं। अब प्रेडिक्शंस असली अनुमानित प्रॉपर्टी की कीमतों को दर्शाते हैं। असली कीमत के मामले में हम देखते हैं MAE लगभग 1,22,000 पाउंड, RMSE लगभग 3,03,000 पाउंड। अब ईमानदारी से इसका विश्लेषण करते हैं। हमारे डेटा सेट में मीडियन घर की कीमत लगभग 2,45,000 पाउंड है। 1,22,000 पाउंड का औसत एरर मतलब है कि मॉडल का प्रेडिक्शन मीडियन वैल्यू के लगभग आधे हिस्से से गलत है। यह हमें कई बातें बताता है। 1. हाउसिंग मार्केट बहुत ही जटिल है। 2. लोकेशन का असर बहुत मजबूत है, लेकिन वो लीनियर नहीं है। 3. एक साधारण लीनियर मॉडल की अपनी सीमाएं होती हैं। इसके अलावा RMSE MAE से काफी बड़ा है, जिसका मतलब है कि अभी भी कुछ बड़े प्रेडिक्शन एरर्स मौजूद हैं, जिन पर शायद लग्जरी प्रॉपर्टीज का असर है। रिज रिग्रेशन एक बेसलाइन मॉडल की तरह काम करता है। यह पुष्टि करता है कि हमारी फीचर इंजीनियरिंग पाइपलाइन सही काम कर रही है, कोई लीकेज नहीं है। इवैल्यूएशन पूरी तरह से रियलिस्टिक है, लेकिन यह कुछ जरूरतों की ओर भी इशारा करता है। नॉन लीनियर मॉडलिंग की जरूरत और संभावित इंटरैक्शंस जिन्हें लीनियर रिग्रेशन कैप्चर नहीं कर पाया। सबसे बड़ी सीख सिर्फ एरर की वैल्यू नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया की इंटीग्रिटी है। हमने 1. डेटा को सावधानी से क्लीन किया। 2. लीकेज को रोका। 3. सार्थक फीचर्स बनाए। 4. और एक रियलिस्टिक तरीके से मूल्यांकन किया। यही बातें इस वर्कफ्लो को प्रोडक्शन रेडी बनाती हैं। इसके साथ हमारा एंड टू एंड EDA और फीचर इंजीनियरिंग पाइपलाइन पूरा होता है। अगर आप इस मैथ और उन कॉन्सेप्ट्स को खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो हमने अभी कवर किए हैं, तो मैंने आपके लिए पूरी स्क्रिप्ट उपलब्ध करा दी है। आप इसका सोर्स कोड मेरे गिटहब पर देख सकते हैं। और अगर आप इसे बिना कुछ इंस्टॉल किए अभी रन करना चाहते हैं, तो बस गूगल कोलैब के लिंक पर क्लिक करें। वहां आज इस्तेमाल की गई डेटा टेबल पहले से कॉन्फ़िगर है, तो बस प्ले बटन दबाएं और रियल टाइम में प्रैक्टिस शुरू करें।